लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में बसा हुआ एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। इतना सुंदर, इतना खूबसूरत जगह मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। अगले 20 मिनट में मैं इसके बारे में आपको अधिक से अधिक बताने की कोशिश करता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। मैंने अपने ट्रिप की शुरुआत चंडीगढ़ से की। हम चाहें तो इसकी शुरुआत चंडीगढ़ से मनाली के रास्ते या फिर हम शिमला की तरफ से भी कर सकते हैं। शिमला वाला जो रास्ता है वो पूरे साल खुला रहता है और ज़्यादातर लोग इसी रास्ते को प्रेफर करते हैं क्योंकि बॉडी को एक्लेमेटाइज होने का इसमें समय मिल जाता है। मनाली वाले रास्ते में समय कम लगता है, मगर बॉडी एक्लेमेटाइज नहीं होता तो हमारा बॉडी रिएक्ट कर देता है क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कमी हमें तुरंत फील होने लगती है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि यदि आप जाने का डिसाइड कर रहे हैं तो शिमला की तरफ से जाइए और जो रास्ता मैंने लिया उस रास्ते को ही सेलेक्ट कीजिए। यह ज़्यादा सही तरीका है वहाँ जाने का। मैंने अपने ट्रिप की शुरुआत शिमला से नारकंडा, नारकंडा से चितकुल के लिए की। चितकुल एक बहुत ही छोटा सा मगर बहुत सुंदर गांव है जहां पर एक रात रुकना बनता है। यदि आप इस ट्रिप में नहीं भी जा रहे हैं और आपको लगता है कि आपने पृथ्वी बहुत देख ली है तो आपको एक बार चितकुल जरूर देखना चाहिए, आपका भ्रम टूट जाएगा। इतनी सुंदर जगह, नीचे बह रहा सुंदर जल, ऊपर पहाड़, उसके ऊपर बर्फ से घिरा हुआ और दूसरी तरफ हो रखे सीढ़ी नुमा खेती और सुंदर सुंदर गेस्ट हाउस, टेंट्स लगे हुए हैं नदी के आसपास जिसमें रुक करके आपको बहुत अच्छा फील होगा। इसी गांव में भारत का अंतिम ढाबा और भारत का अंतिम पोस्ट ऑफिस भी है। तो यहाँ जाइएगा तो इस ढाबे में ज़रूर खाना खाइएगा। एक साधारण सा ढाबा मगर खाना इसका बहुत अच्छा है। अभी जो आप फोटोग्राफ देख पा रहे हैं ये चितकुल के ही है और चितकुल में ऊपर से गिर रहे नदियों से गिर रहा पानी से बन रहा झरना और नदियों में खास तरह का बहाव है वो दिखाई दे रहा है। इस एरिया में जाकर के आपको दुर्गम होने की वजह से थकान तो होगी मगर नेचर की इतनी खूबसूरती देख करके आपका मन खुश हो जाएगा। इतनी सुंदर जगह है, इतना इतना शांति, हर तरफ पानी की एक खास तरह की आवाज़, ऊपर से झरने गिर रहे की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाट आपको बार बार इस एरिया में जाने के लिए अट्रैक्ट करेगा। हम चितकुल से अपने अगले पॉइंट नाको के लिए गए। हमारे गाइड ने हमें बताया कि हमें अलग अलग पड़ाव पर, अलग अलग ऊंचाई पर धीरे धीरे रुकना चाहिए। यदि हम अलग अलग जगहों पर जाकर के थोड़ी थोड़ी जगह देर के लिए नहीं रुकेंगे, एक रात दो रात के लिए नहीं रुकेंगे, नहीं घूमेंगे वहाँ पे, तो हो सकता है हमें भी वहाँ की हाइट की वजह से प्रॉब्लम शुरू हो जाए और इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए कि डायरेक्ट वहाँ चले जाएं। तो अगले डेस्टिनेशन जो कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव जिसका नाम है नाको, वहाँ रुके। नाको पहुँचने के बीच में पूरे रास्ते चेरी की खेती दिखाई दी और हर तरफ सेब के बगीचे इतने सुंदर लगते हैं। रोड के एक तरफ आपको नदी बह रही है, दूसरी तरफ आपको चेरी के पेड़ हैं, पहाड़ों पर बर्फ घिरी हुई है। तो आप पूरे रास्ते बोर नहीं होंगे, आप पूरे रास्ते एंजॉय करते रहेंगे। आप नेचर को बार बार आपको मन करेगा यहाँ ही फ़ोटो ले लूँ, वहाँ भी फ़ोटो खींच लूँ। और आप बीच में कई बार तो ऐसी थकान होने लगेगा कितनी फ़ोटो खींचूँ, कितना कितना भर लूँ इस प्राकृतिक दृश्य को। और आप आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे और खूबसूरती है नेचर की बढ़ती चली जाती है। नाको डिस्ट्रिक्ट की एक खास बात यह है कि यहाँ जैसे ठंड बढ़ती चली जाती है, यहाँ एक तालाब है वैली के अंदर जो कि जम जाता है और जमने के बाद ठंड के समय में यहाँ पर विंटर हॉकी खेली जाती है और देश दुनिया से लोग यहाँ हॉकी खेलने के लिए, विंटर हॉकी स्पेशली खेलने के लिए आते हैं। इसके हिल टॉप पे चारों तरफ से 360 डिग्री व्यू दिखाई देता है। ऊपर मंत्राज चक्र बना हुआ है जिसको घुमा करके लोग, वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि आपके पाप कटते हैं। हमने भी ये काम किया और उसके बाद नाको विलेज घूमने के लिए नीचे चले गए। छोटा सा गांव है और लोग, किसी के अंदर किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है कि हम यहाँ क्यों हैं, हम भी चाहते तो महानगरों में रहते और हमें सारी सुविधाएं मिलती। किसी को कोई शिकायत नहीं, जो है उसको स्वीकार किया है और इन्जॉय कर रहे हैं वहाँ के वेदर को लोग, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन को लोग और लोगों गेस्ट का जो वहाँ आते हैं। मैं जून के महीने में वहाँ गया हूँ तो जून के महीने में बहुत भीड़ होती है, इस पूरे बेल्ट में भीड़ होती है, मगर
किसी को कोई शिकायत नहीं, कि कोई किसी से कंप्लेन नहीं कर रहा, सब खुश हैं जैसे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। अच्छे होटल्स नहीं हैं, अच्छे गेस्ट हाउस नहीं हैं, मगर होम स्टे जो हैं उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और हम भी लगातार होम स्टे में ही रुक रहे थे, और आगे जैसे जैसे बढ़ रहे थे, जैसे दुर्गम चीज़ें होती जा रही थी, होम स्टे में लोग उतने ज़्यादा पोलाइट होते चले जा रहे थे। अभी जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं यही हमारा होम स्टे था, इसी में हम लोग अपनी रात हमने गुजारी थी। और सुबह के समय उठ कर के हमने पहले थोड़ी ट्रैकिंग की, झील में गए, बोटिंग किया, उसके बाद गांव घूमने के लिए अंदर चले गए, और उसके बाद हम अगले डेस्टिनेशन के लिए बढ़ रहे हैं। अभी जो आपने फोटोग्राफ देखी वो इनसाइड व्यू था उस गेस्ट हाउस का या होम स्टे का, जिसमें कि बीचों चिमनी बनी हुई है, और उसको ठंड बहुत हो जाने पर उसको जला देते हैं, जिससे पूरा कमरा गर्म हो जाता है, और आप पतले से रजाई लेकर के या पतले से कंबल लेकर के आराम से वहाँ सो सकते हैं, और आपको बिल्कुल भी गर्मी ठंड नहीं लगती, और आपको घुटन भी नहीं होता, क्योंकि सारा धुआं बाहर निकल रहा होता है। उसके बाद हम काज़ा की तरफ बढ़े। काज़ा पहुँचने के रास्ते में एक ऐसी जगह आती है जो कि हमें बीजिंग का, मतलब चाइना का नेटवर्क जैसा फील होता है कि आना शुरू हो गया है, और वहाँ का टाइम दिखाने लगता है आपका स्मार्टफोन। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, वहाँ पर देखा कि अच्छा बीजिंग का टाइम आ रहा है। और 10 किलोमीटर का ऐसा एरिया है, और वहाँ से हम ग्यू मोनेस्ट्री जाते हैं। ग्यू मोनेस्ट्री अपने एक ख़ास वजह से फेमस है। यहाँ पर एक मम्मी रखी हुई हैं जो कि एक बौद्ध भिक्षु हैं, जो कि ध्यान लगा रहे थे, और ध्यान लगाते लगाते लगता है उनका देहांत हो गया, और उनके शरीर को एनडीआरएफ ने या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक जगह रख दिया। और आज माना जाता है कि ग्यू मोनेस्ट्री में कि उनके नाखून धीरे धीरे अभी भी बढ़ते हैं। जो आपने इसके पहले जो फोटोज देखा वो उसी मम्मी का था, जो कि एक बौद्ध भिक्षु हैं, और वर्षों पहले इनकी मृत्यु हो गई है, मगर आज भी उनके अवशेष वहाँ मौजूद हैं। ये सामने ग्यू मोनेस्ट्री के फोटोग्राफ्स हैं, और ग्यू मोनेस्ट्री इतना सुंदर, इतना कलरफुल है, जिसको देख करके लगता है कि थोड़े देर बैठ के यहाँ मेडिटेशन किया जाना चाहिए। जितने भी यहाँ पर मोनेस्ट्रीज़ हैं, सब एक से बढ़कर एक सुंदर मोनेस्ट्री है। आपने देश भर में 50 मोनेस्ट्री देखी होंगी, मगर यहाँ की खूबसूरती जैसी मोनेस्ट्री कहीं की नहीं है। पता नहीं ऐसा क्या इनके अंदर कारीगरी है इस बेल्ट के लोगों के अंदर कि इसको आज तक इतना सुंदर बना रखें। इसके बाद हम ये तावो मोनेस्ट्री चले गए। तावो मोनेस्ट्री नाको से कोई 60 किलोमीटर की दूरी पे है। ये सबसे प्राचीन मोनेस्ट्रीज में से एक है। ताबू के अब एक नया मोनेस्ट्री भी सामने बना दिया गया है, मगर एंसेंट जो है उसको भी नहीं छेड़छाड़ किया गया है। अंदर से भी देखेंगे तो अंदर से भी इतना सुंदर बना हुआ है, इतने सुंदर नवकाशी है अंदर किया हुआ, भगवान की मूर्ति है, भगवान की फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं, और बाहर से भी इसकी खूबसूरती अलग ही है। छोटे छोटे टॉम जैसे बने हुए हैं, और जिसको कि कलर नहीं किया है यहाँ पर, उसको मिट्टी से ही लेप लगाया जाता है बार बार, और उसको बार बार रंगा जाता है। और बाहर की जो मोनेस्ट्री जो नई बनी है उसको बार बार कलरफुल पेंटिंग की जाती है। उसके बाद हम धनकर मोनेस्ट्री गए। धनकर मोनेस्ट्री में कहीं भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, कहीं भी आप फ़ोटो नहीं ले सकते थे, वीडियो नहीं बना सकते। तो उनका रिस्पेक्ट करते हुए हमने वहाँ पर कोई फ़ोटोग्राफ, कोई वीडियो नहीं लिया। तो हम तावो के बाद धनकर मोनेस्ट्री गए। यदि समय की कमी हो तो धनकर मोनेस्ट्री को छोड़ा जा सकता है, मगर धनकर मोनेस्ट्री वो मोनेस्ट्री है जहाँ राजा रहा करते थे। धनकर मोनेस्ट्री वो जगह है जहाँ पर आपको लग्जरी फील होती है, और इसलिए एक बार देखा जाना चाहिए। मगर यदि समय कम हो तो धनकर मोनेस्ट्री स्किप करके आगे बढ़ा जा सकता है। उसके बाद हम काज़ा की तरफ बढ़े। रास्ते में आपको पूरा ड्राई माउंटेन, बेयर माउंटेन दिखाई देते हैं, और बीच बीच में बह रहा झरना आपको बार बार वेलकम करता है कि आइए, अच्छा हुआ आप यहाँ आए, और आपको हम निराश नहीं करेंगे, अपनी खूबसूरती से आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। धीरे धीरे हमारी यात्रा आगे बढ़ती चली गई, और फोटोग्राफी लेने का सिलसिला और बढ़ता सा गया। एक ऐसी जगह पहुंचे लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर, जहां पर भगवान बुद्ध की एक बहुत ही सुंदर सी प्रतिमा बनाई गई है। हम मेरे इस फोटोग्राफ को देखते हैं तो हमने, अगर आपने कभी ये फ़ोटो देखा होगा कहीं पे, तो आपने पीछे से देखा होगा
भगवान की फोटोग्राफ पीछे से ली हुई है और बाकी पूरा माउंटेन्स दिखाई देते हैं। आगे जैसे आप शिमला कभी गए हो तो वहाँ पर हनुमान जी की एक मूर्ति है, जो कि आगे से नहीं, ज़्यादातर लोग पीछे से ही उसके फ़ोटोग्राफ लेते हैं, क्योंकि आगे से ले पाना आसान नहीं, नीचे वैली है और पीछे से फ़ोटो लेते हैं उस मूर्ति की तो पूरा वैली दिखाई देती है। तो यहाँ भी वही स्थिति थी, भगवान बुद्ध की मूर्ति के आगे से अगर फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं तो वैली के अंदर जा कर के फ़ोटो लेना पड़ता था, तो ज़्यादातर लोग पीछे की ओर खड़े होकर ही इनकी फ़ोटोग्राफ लेते थे या वीडियोस बनाते थे। यहाँ हवा इतनी तेज़ चल रही थी, इतनी ज़्यादा ठंडक थी कि इसका अंदाज़ा या इसको बयां कर पाना इतना आसान नहीं। पूरा एरिया ड्राई, हर तरफ बर्फ़, हर तरफ बर्फ़ से पटे हुए चट्टान और नीचे बह रही नदी। इसके बाद हम विश्व के सबसे ऊंचे गांव और रेसिडेंशियल विलेज कोमेट पहुंचे और बीच में हमने पेट्रोल भी लिया विश्व के सबसे ऊंचे पेट्रोल पंप से। इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी क्योंकि इसके बाद पूरे 250 किलोमीटर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं था। अगर यहाँ आपने पेट्रोल नहीं डलवाया तो आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच नहीं पाएंगे। और उसके बाद हम एक डाकघर गए जो कि विश्व का सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस है। यहाँ से हमने फोटो अपनी एक डाक भी डाली, एक चिट्ठी लिखी अपने आप को, और हम जब तक घर आए तब तक वो चिट्ठी पहुँच चुकी थी। बड़ी खुशी हुई उस चिट्ठी को देख करके जब हम घर पहुँचे तो। उसके बाद हम लोगों ने कोमेट विलेज घूमे। कोमेट विलेज के बाद हम सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस गए। उसके बाद मोस्ट फेवरेट जगह मेरी की मोनेस्ट्री। बहुत लंबे समय से, मुझे हो सकता है कि मैं 10 साल से इस फोटोग्राफ को अलग अलग जगहों पर अलग वीडियो में देखता रहा था, की मोनेस्ट्री को, और बार बार मेरे मन में आता था काश एक बार इस जगह को देखने का मौका मिले। और जब इस जगह को देखने का मौका मिला तो इतनी खुशी हुई, लगा वाह मज़ा आ गया। इतनी सुंदर मोनेस्ट्री, इतना सुंदर बना हुआ मोनेस्ट्री, आर्किटेक्ट इतना अच्छा है। आप इसको देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, पीछे नदी बह रही है, उधर पहाड़ है, पीछे मोनेस्ट्री है, वो भी स्टेप बाय स्टेप बना हुआ मोनेस्ट्री, वाइट कलर से रंगा हुआ, कोई उसमें किसी तरह का आर्टिफिशियल पना नहीं, पूरी तरह से नेचुरल लुक दिया हुआ एक ख़ास तरह के मोनेस्ट्री। और भगवान की अलग अलग तरह की मूर्तियाँ बनाकर यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं मॉन्क्स। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है इस जगह पे। यहाँ तक पहुँचने के लिए, मोनेस्ट्री तक पहुँचने के लिए थोड़ी सी ट्रैकिंग भी करनी पड़ती है, मगर उस ट्रैकिंग का अपना मज़ा है। उसके बाद हम निकले और पहुँचे चीचम ब्रिज। चीचम ब्रिज वर्ल्ड्स हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। आपने बहुत तरह के सस्पेंशन ब्रिज देखे होंगे। अगर आप ऋषिकेश गए हैं तो वहाँ पर लक्ष्मण झूला, राम झूला भी सस्पेंशन ब्रिज ही है, मगर उसके ऊपर से गाड़ियाँ नहीं गुजरती हैं। इसके ऊपर से बड़े बड़े ट्रक और बसेस गुजर जाते हैं। और इतनी ऊंचाई पर बनाया हुआ इतना सुंदर ब्रिज, आर्किटेक्ट को सलाम करना पड़ेगा, और जिसने इसको मेंटेन कर रखा है उसकी दाद देनी पड़ेगी। लगभग 11,500, 12,500 प्लस की ऊंचाई पर बनाया हुआ इतना सुंदर ब्रिज देख करके मन खुश हो जाता है। हमने इसके ऊपर से क्रॉस किया कई बार, गाड़ियों को क्रॉस होते के फोटोग्राफ लिए। रहा ही नहीं जा रहा था, लगता था बार बार फोटो लें, बार बार इसके वीडियोस बनाएं, मगर उसकी भी एक सीमा होती है। ब्रिज भी देख के हमें कहता होगा कि अरे अब तो छोड़ दो, अब आगे जाओ, आगे तुमको इससे भी ज़्यादा सुंदर देखने को मिलेगा। हम धीरे 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 आगे बढ़ते चले गए और बढ़ते बढ़ते एक ऐसी वैली मिली जिसके अंदर से छोटे छोटे पहाड़ बन के खड़े हो रहे थे। जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये कोई साधारण पहाड़ नहीं है। वर्षों तक इस वैली में गिर रहे बर्फ़ के ऊपर ऊपर से टूट कर आ रहे लगातार छोटे छोटे कंकड़ पत्थर धीरे धीरे इसके ऊपर जमा होते चले जाते हैं। फिर वो गर्मी आती है, उसमें से कुछ पिघल करके नीचे गिर जाते हैं, फिर नया पत्थर ऊपर से गिरता है, फिर ऊपर से बर्फ़ जमा होती है। बर्फ़ जमा होना, पत्थर गिरना, मिट्टी गिरना, फिर बर्फ़ जमा होना, मिट्टी गिरना, उससे धीरे 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 नए पर्वत का निर्माण हो रहा है इस पूरे बेल्ट में, जो कि इतना सुंदर लगता है, इतना मज़ा आता है देखने में। मगर यदि हमारे पास समय होता तो यहाँ पर तो रुक करके, मैं तो कहता हूँ घंटों इसको निहारा जा सकता था, देखा जा सकता था, जिसकी खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इतने सुंदर लग रहे थे। मैंने अपने टूरिस्ट गाइड को बोला भी, आप अपने टूर में इसको रखिए कि एक दिन हम यहाँ भी रुक करके यहाँ भी स्टे करें और यहाँ भी कुछ देर अपना समय बिताएं। ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं ये हमारे गेस्ट हाउस का था, और बिल्कुल हमारे गेस्ट हाउस से सामने पहाड़ दिखता था और उस पर पूरी बर्फ़ घिरी हुई थी। उसके बाद हम एक बहुत ही फेमस और बहुत ही पसंदीदा जगह एक मोट्रेवल पास से गुजरे। इस पास पर ये
6 महीने के लिए पास बंद हो जाता है। इसका नाम मैं आपको नीचे लिख दूंगा, लांगजा पास। और ये इकलौता पास है जिसको कि क्रॉस करके आप शिमला की तरफ से आगे बढ़ते हुए मनाली जा सकते हैं, शिशु पहुंच सकते हैं। अगर 1 तारीख मतलब 1 जून से ही इस पास को खोला गया था, उसके पहले से तक ये पास पूरी तरह से बंद था। और इतना खराब रास्ता, इतना दुर्गम रास्ता, इतना मुश्किल वहाँ तक पहुँच पाना। पूरे लगभग 100 किलोमीटर का बेल्ट है इस पास को क्रॉस करने के बाद मनाली पहुँचने का। पूरे रास्ते में ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है। पूरे रास्ते में यदि आप नॉर्मल ड्राइविंग करने जानते हैं और आप महानगरों में ही आपने ड्राइविंग की है तो आपको बड़ी तकलीफ़ होगी इस रास्ते में ड्राइव करने में। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि गलती से भी अपनी गाड़ी लेकर के इस बेल्ट पे ना जाएं। मगर यदि आपको ड्राइविंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे ड्राइविंग करते हैं और आप ऑफ रोडिंग 100 किलोमीटर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल टफ रास्तों पे, तो ज़रूर लाइए गाड़ी। अपने गाड़ी का अपना मज़ा है। मगर यदि आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो बिल्कुल ये गलती ना करें। दोनों तरफ से पहाड़, बीच में पहाड़ को काट करके बनाया हुआ रास्ता, बगल से बह रही नदी और पूरे रास्ते में बर्फ़ गिरा हुआ। मतलब तकरीबन 100 किलोमीटर के रास्ते में हम लोगों ने बर्फ़ के बीच बीच से गाड़ी चलती रही लगातार। बीच में पानी, पानी में से बस का निकलना। तो आप इस एक्सपीरियंस को शब्दों में बयां करूंगा तो लगेगा जैसे कि बेईमानी कर रहा हूं। इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर जगह है। एक खास बात है इस पूरे पूरे रास्ते की। इस एक रास्ते में हमें एक छोटा सा ढाबा मिला जिसका नाम था चाचा चाची ढाबा। चाचा चाची ढाबा राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया इकलौता ऐसा ढाबा इस पूरे बेल्ट का जहां भीड़ लगती है खाना खाने की। वजह दोनों है, एक तो इतने दुर्गम में एक ढाबे का होना, दूसरा इतने मुश्किल कंडीशन में यहाँ बैठकर खाना बनाना, तीसरा ये लोग इतने भले हैं दोनों चाचा चाची कि आप इनसे किसी तरह के बेईमानी की उम्मीद ही नहीं कर सकते। आप बेईमान हो सकते हैं इनके दुकान पर जाकर के, वो बेईमानी आपसे नहीं करेंगे। पूरा सामान अब ढाबे में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक फैला पड़ा है। चाची ढाबे के अंतिम कोने पर बैठी हुई हैं जहां पर वो दाल चावल, राजमा चावल और कढ़ी चावल बना रखा है उन्होंने। ढाबे के एक कोने पर चाचा बैठे हैं जो कि चाय बनाते हैं और मैगी बनाते हैं। और पूरे बीच में, ढाबे के बीच में दोनों तरफ उन्होंने बैठने की जगह और सेंटर में पूरे में पानी, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चॉकलेट्स पूरा लाइन से भर दिया है। आप उनसे बोलेंगे कोल्ड ड्रिंक दे दो, पानी, तो बोलेंगे ले लो ना बेटा। आप कहेंगे कि कुछ चाहिए तो ले लो, खा लो। आप कुछ भी खा लो, वहाँ से उठा के कुछ भी लेकर चले जाओ। इतनी भीड़ है उस ढाबे में, किसी को कोई मतलब नहीं आपने क्या लिया, क्या छोड़ा, क्या खा लिया। आपकी ईमानदारी है आप निकलते समय चाचा को कितने पैसे दे जाते हो। चाचा एक बार भी आपसे सवाल नहीं करता। मुझसे खुद गलती हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें खा लेने के बाद मैं चाय भी पी चुका था और मैं चाय के पैसे देना उनको भूल गया। फिर दोबारा जाकर के मैंने दिया, मैंने कहा चाचा चाय के पैसे भूल गया। अरे कोई बात नहीं। तो इतने दुर्गम स्थिति में इन्होंने एक ढाबा बना रखा है। उस ढाबे में इतने शालीनता से, इतने प्रेम से खाना खिलाते हैं। और बीच में एक ऐसी स्थिति आई थी, इनको राष्ट्रपति अवार्ड क्यों मिला था उसकी कहानी बता देता हूँ। लोग चंद्रताल गए थे, हम भी चंद्रताल जाना चाहते थे, हमारे पैक में चंद्रताल भी था कि हम जाएंगे। मगर चंद्रताल अभी 4x4 गाड़ियों के लिए खुला था, अभी खुला नहीं था, इसलिए हम चंद्रताल जा नहीं पाए। तो चाचा चाची एक बार चंद्रताल टूरिस्ट गए हुए थे और वहाँ फंस गए थे 100 दिनों के लिए 15 टूरिस्ट। इन्होंने 100 दिनों तक उन्हें खाना बना बना के, गरम गरम खाना उन्हें रोज़ खिलाया था। इस बात के को नज़र में रखते हुए उनको अवार्ड दिया गया था, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। इतने दुर्गम जगह में जब कभी आप जाएंगे 14,500 फीट की ऊंचाई पर, रह पाना मुश्किल है, वहाँ पर लोगों को खाना खिलाना अपने में बहुत नेक काम है। उसके बाद हम पूरे यात्रा को एंजॉय करते हुए, नेचर को, खूबसूरती को निहारते हुए अपने लास्ट डेस्टिनेशन और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन शिशु पहुँचे। यहाँ 11,500 फीट की ऊंचाई पे हम एक गेस्ट हाउस में रुके जिसका नाम था इको स्टे। और ये जो आप हमें जो आदमी देख रहे हैं, ये इस गेस्ट हाउस के मालिक हैं, जो कि हम पूरे ग्रुप को हमारे बिठा करके हमारा स्वागत किया जा रहा है, हमें ब्लेस्ड किया जा रहा है और चाय पानी दी जा रही है। इतना अच्छा लगा, इतना अपनापन की फीलिंग आई इस पूरे गेस्ट हाउस में, इस पूरे रेसिडेंस में। और इतने अच्छे लोग हैं पहाड़ों के कि शब्दों में मैं
इसकी तारीफ़ करूँ तो क्या तारीफ़ हुई, कुछ नहीं कह पाऊँगा। कितने कितने अच्छे तरीके से इन्होंने हमारा स्वागत किया, हमें चाय पिलाया, हमारा स्वागत किया। जो फोटोग्राफ देख रहे हैं हमारे गेस्ट हाउस का या हमारे होम स्टे की फ़ोटोग्राफ है, ये वाला ग्रीन कलर जो शेड है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको पूरे ट्रिप का ग्लिम्स और पूरे ट्रिप को के जो इम्पोर्टेंट फ़ोटोग्राफ हैं जो मैं नहीं डाल पाया उसको डालने की मैं कोशिश कर रहा हूं, और पूरे ट्रिप में कहाँ कहाँ क्या क्या मिस हो गया वीडियो बनाने में, उस फोटोग्राफ को डाल के मैं लगभग मैंने 15 फोटोग्राफ सेलेक्ट की है, उसको मैंने लास्ट में डाला है। आप उसको ज़रूर देखिएगा लास्ट के फ़ोटोग्राफ को। ये हमारा होम स्टे है जिसमें कि हम अंदर रुके थे, और थोड़ा सा मैं आपको अंदर का दिखा देता हूँ क्योंकि इतना सुंदर होम स्टे, बहुत सारे होम स्टे में रुके बीच में, पर इस क्वालिटी का होम स्टे कहीं नहीं मिला। इतना अच्छा था, इतना ब्यूटीफुल था ये होम स्टे, इनसाइड भी और आउटसाइड भी, और इसका जो लुक था वो भी बहुत अच्छा था। अटल टनल होते हुए हम लोग वापस मनाली की तरफ बढ़े, और इतना सुंदर, इतनी अच्छी अच्छी जगह देख ली थी कि मनाली पहुँचे तो मनाली इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी जितना पहले मुझे मनाली लगा करती थी। अटल टनल में हम नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़े, 5 किलोमीटर लंबा है टनल। 5 मिनट लगा लगभग इस टनल को क्रॉस करने में, लगभग 20 किलोमीटर लंबा है टनल। वैलीज़ में इतने इतने मुश्किल पहाड़ों के बीच में कैसे बनाया होगा, कैसे इंजीनियर्स ने इसमें काम किया होगा, यह देख करके अपने में एक खूबसूरत चीज़ है। उसके बाद हम लोगों ने अटल टनल के बाद हम लोग मनाली पहुँचे। मनाली में हमने थोड़ी देर राफ्टिंग की ब्यास नदी में, और पूरे ट्रिप में हम 5 नदियों को देखा, और हर नदी की अपनी खूबसूरती थी, हर नदी का पानी का रंग अलग था। आप यदि इस बेल्ट में जाएं और आप ऋषिकेश में जा चुके हैं तो ऋषिकेश में अलग तरीके का पानी और अलग तरह की राफ्टिंग होती है, और इस बेल्ट में अलग तरह की राफ्टिंग होती है। ये राफ्टिंग भी करके ज़रूर देखना चाहिए। वो उस राफ्टिंग की अलग बात थी, इस राफ्टिंग की अलग बात है। चलिए, मैं आपको पूरे ट्रिप को लगभग समझाने की कोशिश की। अच्छा ट्रिप है, ज़रूर जाना चाहिए और लंबा समय लेकर जाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि रोड साइड कई बार लैंडस्लाइड्स वगैरह हो जाने की वजह से आपका ट्रिप लंबा हो जाता है। कई बार आपको किसी जगह पर थोड़े दिन ज़्यादा रुकने का मन करता है, तो आपको उसके लिए समय ज़रूर रखना चाहिए।